Okay, so in the last class, we have seen that the part of the code which is vulnerable, right, that is put into the try block to attempt for the execution. And if there is any problem, then that problem is caught by one of the catch blocks. That means the control goes into one of the catch blocks, which makes sense for that kind of problem. And the kind of problem is decided by the name of the class, because exception is always modeled as a class in Java, right? So EX is nothing but a reference variable to an object which will be created when an exception of type arithmetic exception happens within the try block, and the control lands over here. So we can use this EX for many purposes, right? For example, when we were just running the code without the try block, what we were getting in the case of exception, we were getting the stack trace, right? The blue screen, right? Once we have handled this exception, then we won't get the stack trace. We won't get the stack trace. Guys, listen carefully. जब हम ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिख रहे थे, राइट, उस कंडीशन में अगर एक्सेप्शन होता था तो हमको स्टैक ट्रेस मिल रहा था, दैट इज अ ब्लू स्क्रीन, राइट। जब हमने कैच ब्लॉक में इस पार्टिकुलर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए कैच ब्लॉक बना दिया, राइट, तो उस कंडीशन में जो भी अल्टरनेटिव पाथ है हमने उसका कोड यहाँ लिखा, तो अल्टरनेटिव पाथ का जो कोड है वो जब जब काम करेगा तो वो ब्लू स्क्रीन हमको नजर नहीं आएगी, यानी स्टैक ट्रेस नजर नहीं आएगा, राइट। बट स्टिल वी माइट be willing to log the stack trace somewhere in a log file. That could be one of the possibilities, right? We might need to investigate further on the cause of the exception. That could be another possibilities. तो उसके लिए क्या है, आपके पास जो ex दिख रहा है ना, ये वेरिएबल, ये रेफरेंस वेरिएबल किसका है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन के उस ऑब्जेक्ट का है जो एक्सेप्शन हुई है ना, उससे सब कुछ इंक्लोज कर रखा है, द रीजन एंड एवरीथिंग, एवरी डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर within that. So we can use that if we want to log the stack trace or any another information we want to fetch, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेप्शन कब आ रहा था? जब हम ऑपरेंड 2 की वैल्यू क्या दे रहे थे? 0 दे रहे थे, राइट। ओके, लेट मी जस्ट रन इट। enter the first operand, say 5, enter the second operand, say 0, and we have alternative routine, that is catch block. We came to the catch block. Here we have printed uh, uh, in the first catch block, okay, in the, अच्छा मैसेज हमने गलत दिखा है, सेकंड कैच ब्लॉक ऊपर लिख दिया है, फर्स्ट कैच ब्लॉक नीचे लिख दिया क्योंकि इसको बाद में लगाया था हमने इसलिए। तो इन द फर्स्ट कैच ब्लॉक ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है, इसके अंदर हम आ रहे हैं और ऑपरेंड 2 को हमने 2 से इनिशिएट कर दिया और एक्सेप्शन नहीं आया, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस हो गया। उसके बाद भी कोड आपका आगे आया, उसने ऑपरेंड 1 / ऑपरेंड 2 का जो रिजल्ट होता है वो प्रिंट करा होगा, कंप्लीट एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो प्रिंट करा, राइट। एक बार देख लीजिए, ऑपरेंड 1 / ऑपरेंड 2 को प्रिंट करा और रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन प्रिंट करा। आई होप आप लोग पिछली लास्ट क्लास पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन हुए, बट इन द वे वी लॉस्ट द स्टैक ट्रेस इफ यू वांट टू लॉग इट, फॉर एग्जांपल। तो आई एम जस्ट गोइंग टू print the stack trace ex dot get stack trace, right, and I will pass this within the, I don't know if जरूरत है कि नहीं है, लेकिन देख लेता हूँ मैं, चलो लेट्स सी, ठीक है। अब रन करते हैं दोबारा से इसको सेम इनपुट के साथ, 5 0 एड्रेस प्रिंट कर दिया गेट स्टैक ट्रेस कराया ना मैंने, सॉरी नॉट गेट स्टैक ट्रेस बट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इसकी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से प्रिंट ही करेगा, ठीक है।
नाउ यू कैन सी द स्टेप ट्रेस, राइट। तो अगर लॉक करने के लिए भी चाहिए तो हमने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से फेच करी है, EX से फेच करी है। EX इज द ऑब्जेक्ट which is having the reference of the exception object of the type arithmetic exception, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कैश ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें मेथड की तरह से टाइप बताते हैं क्लास का, जो कि एक्सेप्शन के टाइप का होगा, और साथ में एक डिफरेंस वेरिएबल देते हैं। तो दो पर्पज हुआ, अगर मल्टीपल कैश ब्लॉक हुए तो जिस टाइप का एक्सेप्शन आया उसी कैश ब्लॉक पे एंटर करना चाहिए, एक तो मैच करने का काम हुआ। दूसरा क्या रीजन है, इसके साथ आप वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल दे रहे हैं तो वो रेफरेंस वेरिएबल एज अ हैंडल आपका काम करेगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट से जब भी आपको इन्फॉर्मेशन फेच करनी है किसी भी तरह की, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फेच कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर मोर अपॉन EX डॉट, यू कैन पुट द डॉट ऑपरेटर, सी व्हाट ऑल मेथड्स आर अवेलेबल, व्हाट इन्फॉर्मेशन यू कैन फेच, यू कैन जस्ट ट्राई इट ऑन योर ओन, ठीक है। इसमें गूगल भी कर लेंगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि आप एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। नाउ along with the try and the catch block, there could be one try block, and in the same try block there could be multiple catch blocks, right? And along with the catch blocks there could be one block called as finally block also, ठीक है। कोई और error आया तो नहीं, कोई और करेक्टली नहीं है। फाइनली ब्लॉक जो होता है, आप देखिए आपने यहाँ पे एक रिसोर्स यूज कर रखा है, रिसोर्स का नाम क्या है, स्कैनर। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रखा है, राइट। और स्कैनर की जरूरत आपको इस कैश ब्लॉक के बाद अब नहीं पड़ रही है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट्स को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं स्कैन नहीं कर रहे हैं, राइट। स्कैनर का काम यहाँ पे खत्म हो गया है ना। अगर किसी वजह से ये कैश ब्लॉक भी एक्सेप्शन थ्रो कर दे, ठीक है, राइट, या इसके बीच का कोई कोड हो, ठीक है, जो एक्सेप्शन थ्रो कर दे, तो ये स्कैनर आपका का जो ऑब्जेक्ट है वो डैंगलिंग पॉइंटर रहेगा, यानी ओपन रहेगा। दोबारा please। मतलब वो उसका रेफरेंस क्लोज नहीं होगा जब तक गार्बेज कलेक्शन रूटीन रन नहीं होती है, ठीक है। एक स्ट्रीम को आपने ओपन किया तो स्ट्रीम क्लोज भी तो करनी पड़ेगी, दैट्स अ रिसोर्स। तो जब भी आप रिसोर्स की बात करते हैं, रिसोर्स क्लोज करना नॉट मैंडेटरी, आई विल से मैंडेटरी सी प्लस जावा में होती है। यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन रूटीन कभी ना कभी इसको कलेक्ट कर लेगी, बट इट्स एडवाइजेबल, ताकि आप, अगर आपका बहुत मेमोरी इंट्रेंसिक ऑपरेशन है तो उस कंडीशन में आपका हीप जो है वो फुल ना हो, ठीक है। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप हैंडल डिवाइसेस के लिए, यानी मोबाइल फोन वगैरह के लिए, अगर आप इस तरह के अगर आप ऐप वगैरह बना रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर जावा को यूज कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है फिर, ठीक है। Depends again. So what you can do is, instead of having this scan dot close here, you can just cut it from here, and because this is the last point where you will use scanner class and you don't need scanner class anymore, so you close it in the finally block. So what does finally does is, irrespective of whether the statements within the try runs or not, whether the statements in the catch runs or not, the catch exception may the catch statements in the catch block may also further throw the exception, but the finally is guaranteed to execute, ठीक है। तो ये एक आपका गारंटी ब्लॉक मिल जाता है जिसमें आप रिसोर्स क्लोज करने का आपको मौका मिल जाता है, अगर आपका कोड हर हाल में प्रॉब्लम में आ जाए तो भी, ठीक है। लास्ट लाइन होगी 42, अगर उसमें भी एक्सेप्शन आया तो कैच में भी होगा। अगर फाइनली के अंदर आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख रखा है जो फर्दर एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है और उसके बाद स्कैन डॉट क्लोज है, तब वही एक कंडीशन बचती है जिस कंडीशन में क्लोज नहीं होगा। लेकिन फाइनली में आप इतना तो समझदारी करेंगे कि ये जो ब्लॉक है ये इस बात के लिए ही है कि यहाँ पे रिसोर्सेज हमें क्लोज करना है, तो आप चांसेस है कि आप कोई ऐसा एक्सेप्शन, ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे विच में थ्रो एन एक्सेप्शन, अनलेस एंड अनटिल जो क्लोज करने के जो मेथड्स हैं वो अपने आप में खुद ही एक्सेप्शन थ्रो ना कर रहे हो फॉर सम रीजन, ठीक है। तो वो एक अलग सी बात हो जाएगी, ठीक है। फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते और आपके कोड से आप रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते उसको फिर, फाइन, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका कीबोर्ड से अभी इनपुट स्ट्रीम थी, कीबोर्ड चल रहा था, अचानक ही कीबोर्ड का इंटरनली प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसका वायर लूज कर गया, अब स्ट्रीम क्लोज कैसे होगी, तो उस कंडीशन में तो होगा। लेकिन अब ये फिजिकल प्रॉब्लम हो गई ना, अभी आप प्रोग्राम से कोई अल्टरनेटिव रूटीन हैंडलिंग करके आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। कीबोर्ड तो आपके पास एक ही है ना, राइट, तो यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर सकते उस कंडीशन में, फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गई, एक अलग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई, तो वो एक अलग सिचुएशन हो गई, ठीक है। नाउ एज पर द रूल, द ट्राई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ कैश ब्लॉक
or a finally block. A try block cannot exist without a catch block or a finally block. जब मैं और लगा रहा हूँ एंड नहीं लगा रहा हूँ, राइट? इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्राई ब्लॉक कैन एग्जिस्ट विदाउट अ कैच ब्लॉक बट अ फाइनली ब्लॉक. फाइन, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है. ट्राई के साथ कैच है तो भी कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी. ट्राई के साथ अगर फाइनली है, आपने कैच भी हटा दिया, हैंडलिंग भी नहीं करा, बट यू हैव क्लोज द रिसोर्स, ठीक है, उस कंडीशन में भी ये सिंटैक्टिकली कंपाइलर को सेटिस्फाई कर देगा. ठीक है, तो जस्ट नो द रूल क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे, कैश लगाया ही नहीं, ना तो कोड विल कंपाइल और नॉट एक ऑप्शन होगा, कोड विल थ्रो एन एक्सेप्शन एट द रन टाइम दूसरा ऑप्शन होगा. यू विल हैव टू सी वेदर द ट्राई ब्लॉक हैज सम प्रॉब्लम, सो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन और नॉट. मे बी द कोड माइट बी क्लियर, इट विल नॉट थ्रो द एक्सेप्शन. अब आप अक्सर लोग कहेंगे भाई कैश तो लगाया नहीं है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई ये कोड कंपाइल ही नहीं हो रहा है. अगर फाइनली भी नहीं होता या कैश नहीं होता साथ में, उस कंडीशन में कंपाइलेशन फेल कर जाएगा. देखिए ये क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट फाइनली टू कंप्लीट द ट्राई स्टेटमेंट. तो या तो आप कैश लगाइए, अब तक हमने बिना फाइनली लगाया कैश देखा था, ठीक है, तो ट्राई के साथ कैश काम कर रहा था, ट्राई के साथ या तो कैश ना हो तो फाइनली होना चाहिए, ठीक है, आइदर ऑफ द टू. सो यू नो द पर्पस ऑफ फाइनली आल्सो. So try block is the block of code which is going to try to execute the vulnerable code. ठीक है. Catch block provides the appropriate handler for a particular problem that may occur at the runtime, that is exception. And finally is the one block which is going to give you the chance to close any resources that you have opened. That means finally is going to execute no matter what happens in try or in catch block. ठीक है, कैश ब्लॉक भी एक्सेप्शन थ्रो कर जाए तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम ये अब्रप्टली टर्मिनेट करके बाहर निकल जाएगा, और फाइनली एक्सिक्यूट करेगा. उसके बाद फाइनली के बाद जो लाइन होगी वो एक्सिक्यूट नहीं करेगा. अगर एक्सेप्शन आ गया तो बाद के कोड एक्सिक्यूट नहीं होते ना, तो वो बाद के कोड एक्सिक्यूट नहीं करेगा, लेकिन फाइनली वाला कोड एक्सिक्यूट करके ही बाहर निकलेगा. ये जेवीएम गारंटी आपको देता है, राइट? करेक्ट? एनी डाउट्स? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. इस कोड को देखिए जरा, ध्यान से पढ़िए, बताइए ये कोड क्या कर रहा है. बहुत सिमिलर कोड है जो आपने पहले अभी रन किया है. बार-बार री एंटर कराएगा फिर जब तक फॉर्मेट करेक्ट नहीं करेगा. बार बार इंटर करा रहा है, लूप नहीं चल रहा है ना, लूप तो नहीं है, बार बार क्यों करेगा. देखिए स्कैनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 को 0 0 इनिशियलाइज कर दिए, से पहले कर रहे थे, राइट? ट्राई ब्लॉक लिखा, मैसेज प्रिंट हो रहा है, इंटर फर्स्ट ऑपरेंड. यहाँ पे स्कैन डॉट नेक्स्ट एंड करने के बजाय आप नेक्स्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट करने पे क्या होगा, अगर आप 2 इंटर कर रहे हैं 2 एज स्ट्रिंग आएगा, ठीक है. तो अब आप मैनुअली इसको पार्स कर रहे हैं यूजिंग द पार्स इन फंक्शन विच इज अवेलेबल इन द रैपर क्लास इंटीजर. सो इफ दैट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो आपने स्कैन फ्लोट नहीं करा है, स्कैन नेक्स्ट करा है, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड कॉल करेंगे, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट. ठीक है, तो सारे रैपर क्लासेस में इसके करस्पॉन्डिंग मेथड मौजूद है. इंटीजर इज अ रैपर क्लास फॉर, इट्स अ रैपर क्लास फॉर इंट, फ्लोट इज अ रैपर क्लास फॉर float type, and so on. For every primitive data type we have a wrapper class. And tell me, why do we have a wrapper class at all? Why do we have a wrapper class at all if there is a primitive available? क्वेश्चन आ गया इसलिए पूछ लिया मैंने, अभी जो पढ़ रहे हैं मुझसे रिलेटेड नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ ले कि रैपर क्लास की जरूरत क्या है, इंट से आपका इंटीजर का काम हो रहा है, इंटीजर क्यों चाहिए, वो क्लास क्यों चाहिए.
Any idea? There could be more than one reason. I want one of the most basic reasons. किसको? मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं आप? नहीं, आई थिंक रैपर क्लास भी आपका फाइनल होगा, जैसे स्ट्रिंग फाइनल होता है। देखिए फाइनल है, नहीं कर सकते आप। स्ट्रिंग क्लास की तरह ही रैपर क्लास बहुत तरह से काम करता है। जैसे स्ट्रिंग क्लास में क्या होता है कि आप इक्वल टू लगा करके डायरेक्टली आप न्यू स्ट्रिंग करने के बजाय वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इंटीजर में वैसे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी इक्वल टू ऑपरेटर जो है आपका ओवरलोडेड है, बट नॉट यू आर नॉट अलाउड टू ओवरलोड एन ऑपरेटर इन जावा, बट जावा पीपल हैव डन दिस फॉर यू, राइट। तो स्ट्रिंग के केस पे कर रखा है, सारे प्रिमिटिव टाइप के केस पे कर रखा है। स्ट्रिंग में कांस्टेंट पूल का कंसेप्ट यूज होता है, रैपर क्लासेस में भी कांस्टेंट पूल का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। बहुत सिमिलरिटीज है दोनों में। कांस्टेंट पूल एक बार गूगल कर लेना क्या मतलब है इसका, आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है, क्योंकि वो एक अलग बड़ा टॉपिक है, तो बस मैं भी डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूँ, ठीक है। दो सिंटेक्स जो होता है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू डबल कोट में आपने लिखा हेलो, और स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और डबल कोट में लिखा कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर हेलो, तो दोनों का अलग अलग मतलब है। आपको दिख रहा है कि दोनों इनिशियलाइज करने का ही दो तरीका है, एक शॉर्टकट है, दूसरा नॉर्मल ऑब्जेक्ट का तरीका है, बट देयर इज फर्दर टू इट, ठीक है। तो वो आप जब गूगल करेंगे स्ट्रिंग पूल के साथ तो आपको वो चीज रिलेशन मिलेगी वहां पर, ठीक है। एनीवेज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हैविंग अ रैपर क्लास फॉर ऑल द प्रिमिटिव डाटा टाइप? The collection APIs is the first and the foremost reason. The collection APIs, like for example, what are the collection APIs? Give me the name of some of the classes of the collection APIs. Collection means which work on the group of data, right? So those classes which work on group of data. List and stream, map जिसका implementation hash map है, right? Set जिसका implementation hash set है, right? और लिंक लिस्ट भी है, क्यू भी है, अरे लिस्ट है, ठीक है, ट्री है, ये सारे इंप्लीमेंटेशन आपको जावा में मिलेंगे, राइट। तो आपने लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करा था? लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट फॉर एग्जांपल। हमेशा आप इंप्लीमेंटेशन लगाएंगे, लिस्ट तो इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, राइट, यू नो दैट। अगर ऐसे आपने कर रखा है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट ओ किया अपने आप, इसने अगर 10 इंपोर्ट्स की जरूरत होगी तो अपने आप 10 लगा देगा एक बार में, कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्टकट, ठीक है। तो इसने यहाँ लगा दिया, लिस्ट का भी लगा दिया, अरे लिस्ट का भी लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये किसकी लिस्ट बन रही है ना? किस तरह के एलिमेंट्स की लिस्ट बन रही है? अरे लिस्ट बन रही है, ठीक है, बट किस तरह के एलिमेंट को ये अरे लिस्ट होल्ड करेगा? जेनरिक हमने बनाया है, जेनरिक नहीं लगाया, राइट। अगर जेनरिक नहीं लगाया तो क्या इसका मतलब है? दिस इज वेरी मच सेम एज ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? इट इज एग्जैक्टली सेम एज ऑब्जेक्ट, है ना। यानी जो टॉप मोस्ट पॉसिबल एलिमेंट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं? प्रिमिटिव डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। इसके अंदर सिर्फ हम किसी क्लास का इंस्टेंस डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इंटीजर का बनाना चाहें तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, इंटीजर, ठीक है, बिकॉज कलेक्शन APIs work on objects, so we have a wrapper class for every primitive data type, first and the foremost reason, ठीक है। now you will further आप एक काम करना, बल्कि गूगल के बजाय चैट GPT से पूछना है क्वेश्चन कि भाई रैपर क्लास जो आपका ये कलेक्शन APIs है, ये रैपर क्लास को ही क्यों यूज करता है? मतलब वो क्लासेस को के ऑब्जेक्ट को ही क्यों यूज करता है? उसे प्रोविजन क्यों नहीं दिया गया प्रिमिटिव टाइप को इंसर्ट करने का? देयर मस्ट बी सम रीजन, है ना। अगर वो अलाउ करता तो पहली तो चीज ये होती कि जो आपके जैसे स्ट्रिंग पुलिंग होती है, वैसे इंटीजर और डाटा टाइप की पुलिंग होती है, वो पुलिंग वाला कंसेप्ट जो है पूरा बढ़ जाता, वो काम नहीं करता। इस तरह के और भी हो सकता है रीजन आपको मिले। गूगल से करना क्वेश्चन करना एक अलग तरीका होता है,
और चैट जीपीटी से आप ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि आप उससे जस्ट लाइक ह्यूमन इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई क्वेश्चन फर्दर हुआ तो आप फर्दर आस्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट यूजिंग इट फॉर योर पर्पस। ठीक है, जब आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो साथ में खोल के रखिए कंसोल। जो समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन वैसे पूछिए जैसे कोई ट्यूटर आपको पढ़ा रहा हो। ठीक है, फाइन। So as much deep you are trying, you will try to get into the things, you will see it's a big ocean, right? There are so many concepts, right? तो बहरहाल लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पर इस कोड में हमने क्या करा था, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अब हम पार्स कर रहे हैं, मैनुअली पार्स कर रहे हैं। स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट करने के बजाय हमने नेक्स्ट यूज करा ताकि स्ट्रिंग में हम रीड करें, और रीड करने के बाद अगर हमने 2 3 इस तरह इंटर करा है, जो दिखने में हमें 2 ही लग रहा है एज अ न्यूमेरिक 2 कीबोर्ड में इंटर करते हो, लेकिन वो इंटर हुआ है एज ए स्ट्रिंग, उसको हम फिर मैनुअली फिर पार्स कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, और फिर ऑपरेंड 1 में और ऑपरेंड 2 में स्टोर कर रहे हैं, जो कि इंटीजर टाइप के हैं ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, राइट? फाइन, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर जैसे हमने पिछली बार TWO2 इंटर कर दिया था, वैसे अगर स्कैन डॉट नेक्स्ट में 2 कर दिया इनपुट, हाँ, तो स्कैन डॉट नेक्स्ट तो ले लेगा उसको, लेकिन जब वो पार्स करेगा पार्स इंड के अंदर, तो पार्स इंड के अंदर आपको क्या दिख रहा है, देखिए मैं इसके इस माउस होवर कर रहा हूँ, यहाँ पर माउस ला रहा हूँ इसके फंक्शन पर, अपने आप वो पूरी सिग्नेचर दिखा रहा है ना। सिग्नेचर में क्या दिखा रहा है, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, राइट? क्लास का नाम क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर क्लास है। इंटीजर क्लास का मेथड कौन सा है, देखिए मेथड पार्स इंट है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये स्ट्रिंग वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? स्ट्रिंग वैल्यू, राइट? स्ट्रिंग वैल्यू को वो कन्वर्ट करेगा इंटीजर वैल्यू में, आउटपुट आपका होगा, और ये रिटर्न टाइप आपका इंटीजर होगा, इंटीजर यहाँ पे लिख रखा है आपने। और यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इट थ्रोज अ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सिग्नेचर में ये बता रहा है वो, कि हो सकता है अगर आप कुछ उल्टा सीधा इनपुट कर दें, ABCD इनपुट कर दें, TWO2 इनपुट कर दें, देन आई मे थ्रो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। मेथड के सिग्नेचर में आपको बता रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि गलत इनपुट देंगे तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा आपके पास, राइट? अब अगर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा तो क्या होगा, कैश के अंदर आएगा। कैश के अंदर आपने क्या करा है, सिस्टम डॉट ERR.println, जैसे सिस्टम डॉट आउट होता है वैसे सिस्टम डॉट ERR आपने यूज करा है। ERR से सब कुछ वैसे ही होगा जैसे सिस्टम डॉट आउट से होता है, यानी कंसोल पे प्रिंट होगा ये मैसेज, बट इन अ रेड कलर, ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक है? इलीगल नंबर फॉर्मेट, प्लीज एक्सिक्यूट द प्रोग्राम अगेन, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रोग्राम रुक गया, प्रोग्राम फर्दर आगे बढ़ रहा है। ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 प्लस 5, ठीक है? फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 स्लैश 2, रिजल्ट इज इक्वल बाय 2, सब कंप्यूटेशन हमने करा, उसके बाद रिजल्ट हमने प्रिंट करा, फिर स्कैनर को क्लोज कर दिया। अब मान के चलो ऑपरेंड 1 को मैंने से फॉर एग्जांपल ऑपरेंड 1 को TWO2 लिख दिया, और ऑपरेंड 2 की जगह प्रॉपर्ली या ऑपरेंड 1 की जगह मैंने 10 लिख दिया, TEN10, ऑपरेंड 1 जब इनपुट करा TEN10 लिख दिया। ऑपरेंड 2 की जगह हमने न्यूमेरिक 5 इनपुट करा कीबोर्ड में, जो कि स्ट्रिंग में ही जा रही है, लेकिन हमने न्यूमेरिक 5 इंटर कर दिया। अब गेस करो कि आउटपुट आपको रिजल्ट लाइन बाय लाइन क्या मिलेगी, क्या स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, क्या आउटपुट मिलेंगे? पहले प्रिंट होगा इलीगल नंबर फॉर्मेट, प्लीज एक्सिक्यूट द प्रोग्राम अगेन, फिर क्या होगा, वो हम कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पे। बेटा पहले तो ये बताओ, जब एक्सेप्शन आया तो किस लाइन में एक्सेप्शन आया, लाइन नंबर 18। जब 18 में एक्सेप्शन आएगा तो लाइन नंबर 19 20 एक्सिक्यूट करेगी क्या, नहीं करेगी ना, वो तो कैश ब्लॉक में कट जाएगी। तभी तो अब हैंडलर में दोबारा से उसको कंप्यूटेशन दोबारा से डाल रहे थे हैंडलर में, कल की क्लास अगर आपने ध्यान दिया हो तो। लाइन नंबर 19 20 तो रन ही नहीं करेगी। अब बताओ क्या होगा, चलिए कैश ब्लॉक पे आके ये प्रिंट कर देगा, ये मैं मान लेता हूँ, फिर क्या होगा,
इसका रिजल्ट क्या आएगा ये बताओ मुझे। इसमें लॉजिक की जरूरत है, कोड को पढ़ो, सिंपल लॉजिक, कोई मतलब कोई नई टेक्निक नहीं पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग। ऐसे ही तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ना, बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए ये गलती जैसे इन्होंने करी, इन्होंने समझ लिया कि ट्राई का बाकी स्टेटमेंट क्या एरर क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा, क्या आएगा, फिर से आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस लाइन में आएगा, किस लाइन की वजह से आएगा। उस वक्त जो आया वो तो कैच ब्लॉक में आया, उसने ये प्रिंट कर लिया, अब क्या होगा। आना तो इन्फिनिटी चाहिए ना, पर वो कल जो एक्सेप्शन आ रहा था उसमें इंटीजर में आप एरर दे रहा था बट फ्लोट में इन्फिनिटी दे रहा था। हाँ आना तो वैसे इन्फिनिटी चाहिए, क्यों, जब डिवाइड होगा 5 से 5 डिवाइडेड बाय 0। अच्छा ये बताओ, अभी देख लो, अभी देख लो, डिबग कर लेते हैं, अभी सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी ना कि क्या क्या वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू जा रही है, अभी आपको सारा कंप्यूटेशन का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने डिबग पॉइंट लगा रखा था, शायद ऑपरेंड 1 क्या आ गया, 0 आ गया, ऑपरेंड 2 क्या आया, ऑपरेंड 2 भी 0 हो गया। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर हम इंटर कर रहे हैं, मैसेज आपका प्रिंट हो रहा है, इंटर द फर्स्ट ऑपरेंड प्रिंट हो रहा है। अब हम जब सेकंड लाइन पे जाएंगे तब ये हमसे पूछेगा कि हमें इंटर करो, हमने लिख दिया इसको सॉरी यहाँ पे इंटर करना है ना, 10 लिख दिया। ठीक है, इंटर जैसे ही किया ये कहाँ आया, इसने लाइन नंबर 19 20 को छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, सीधे आया वो कैच ब्लॉक में, कैच ब्लॉक में आकर के ये क्या प्रिंट करेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इलीगल नंबर फॉर्मेट एक्सेप्ट है, ER की वजह से रेड पे प्रिंट हो रहा है, करेक्ट, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा बताओ, इस लाइन में क्या होगा, लाइन नंबर 25 में ऑपरेंड की वैल्यू क्या होगी इस लाइन के बाद, 0 + 5, इनिशियल वैल्यू तो मौजूद है ना। ये जब एक्सेप्शन आ गया तो ऑपरेंड में 1 में कोई भी वैल्यू गई नहीं, इसमें एक्चुअली पार्सेंट में आ गया एक्सेप्शन, तो कुछ भी असाइन नहीं हुआ, पार्सेंट ने कुछ रिटर्न नहीं करा, उसने एक्सेप्शन रिटर्न करा है, उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी है, न्यूमरिक वैल्यू रिटर्न नहीं करी है, राइट। जब रिटर्न नहीं करी तो जो पुरानी इनिशियल वैल्यू थी 0 वही चलेगी, तो यानी 0 + 5 क्या होनी चाहिए, 5 आ जाएगी, राइट। अब आप 5 से डिवाइड करेंगे ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 2 क्या है 0, क्योंकि ऑपरेंड 2 को आप इनिशियलाइज कर ही नहीं पाए थे एक्सेप्शन की वजह से, राइट। तो क्या होगा बताओ, वो तब आता है जब ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 दोनों फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। अभी देखो यहाँ तो फिर एरर देगा, एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 एरर आ गया, करेक्ट, ठीक है। अगर इसको हम रिजल्ट को भी इंटीजर में ले लेते तो इन्फिनिटी आता है। तो रिजल्ट को अगर हम इंटीजर में ले रहे होते तो इन्फिनिटी नहीं आता, अगर ऑपरेंड 1 को फ्लोट लिया होता और ऑपरेंड 2 को फ्लोट लिया होता और फ्लोट का डिवाइड बाय ऑपरेशन होता तो उस कंडीशन में इन्फिनिटी आता। दिखा देता हूँ, इस तरह आता, देखो। फ्लोट को इंटीजर कर देते ना सर एक बार, अच्छा टाइप ही चेंज कर दूं मैं, इसी की नीचे वाली की रिजल्ट की दोनों चीज इंटीजर हो जाएंगी तो नहीं एक्सेप्शन तो यहाँ आ रहा है ना बेटा, अब यहाँ पे रिजल्ट तो फ्लोट है ही ऑलरेडी, दोनों फ्लोट्स को डिवाइड करने पे इंफिनिटी दे रहा है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट दोनों होंगे तो इन्फिनिटी देगा ना, लेकिन ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट कहाँ है, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 तो इंटीजर है ना, तो यही आएगा रिजल्ट जो भी आ रहा है, देख लो, रन करके देख लो एक बार, जावा प्रेस को डायरेक्टली रन कर लेते हैं, ठीक है, डिबग नहीं करते हैं। क्या देना है हमको, 10 कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्शन आना ही है।
आ रहा है ना? फाइन, फ्लोट कर देते हैं। आपकी मर्जी, जो कहिए मैं कर दूं। ठीक है गैस, क्लियर है यहाँ तक? फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस कोड को देखिए। थोड़ा फॉर्मेट कर दें, एक स्क्रीन में आ जाएगा तो समझ में आसानी से आएगा। ये यहाँ पे येलो लाइन क्यों दिखा रहा है? यूज नहीं किया, तो इस कोड की जरूरत नहीं है, राइट? कंट्रोल है। ठीक है, इनफैक्ट जो कमेंट है मैं उसको हटा देता हूँ, क्योंकि इससे आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो किसी तरह का। इतना ही कोड है बस। दूसरे नंबर आ जाएगा। जी, क्या प्रिंट होगा ये बताना है। तो पहले में तो होगा ए होगा, पहले में ए होगा, अच्छा ठीक है। दूसरे में क्या होगा? थ्री आएगा ना, 0 1 2 है। क्या इसमें 3 मेथड है, राइट? एक मेथड मेन है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक खत्म हो रहा है। इस मेन मेथड के अंदर दो नीचे जो मेथड है उनका कॉल है, ठीक है? एक स्ट्रिंग ट्रेवर्सल है, एक अरे ट्रेवर्सल है, ठीक है? मुझे नाम थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है इसको, बल्कि मैं एलिमेंट एट इंडेक्स रिटर्न कर रहा हूँ ना। लेट मी रिफैक्टर इट। कैसे चेंज करें इसको नाम? राइट क्लिक, रिफैक्टर, रीनेम कहाँ है ये? एलिमेंट एट इंडेक्स, राइट? यहाँ भी चेंज हो गया। ओके, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। राइट क्लिक, रिफैक्टर, दो मेथड है ना। स्ट्रिंग एलिमेंट एट इंडेक्स, राइट? और इसका नाम चेंज कर दें, रिफैक्टर रीनेम इंट एलिमेंट एट इंडेक्स, मेक लिटिल मोर सेंस, ठीक है? दो मेथड्स हैं हमने लिख रखे हैं, एक का नाम है स्ट्रिंग एलिमेंट एट इंडेक्स, दूसरे का नाम है इंट एलिमेंट एट इंडेक्स, ठीक है? स्ट्रिंग एलिमेंट एट इंडेक्स में क्या कर रहे हैं हम? इंडेक्स पोजीशन एक्स वेरिएबल में पास कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग है हमारे पास, इसकी वैल्यू अभी शाह इमरान आलम मेरा नाम लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमें चाहिए, क्या चाहिए? इस स्ट्रिंग का एक्स इंडेक्स का जो कैरेक्टर है वो हमें चाहिए,
उसको लेकर के हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 पास कर रहे हैं यहाँ से कॉल में, तो 2 क्या होगा, S 0 पे शुरू होगा, H 1 पे शुरू होगा, A जो होगा वो 2 पे आएगा, तो यानी 2 प्रिंट होना चाहिए, राइट, सिंपल। सिमिलरली दूसरा कॉल जो जा रहा है इंट एलिमेंट एट इंडेक्स जा रहा है, इसमें भी हम 2 पास कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, कॉल यहाँ पे आएगा, इसमें इंडेक्स पोजीशन अगेन x नाम के लोकल वेरिएबल में आकर के स्टोर हो रही है। सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई सी भी समझता है तो समझ लेगा, राइट। एक अरे है इंट अरे नाम से, ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 इनिशियलाइज वैल्यूज। अब एक लूप चला रहा हूं मैं, और लूप चला करके क्या कर रहा हूं, x तक लूप चला रहा हूं, x की वैल्यू 2 है, यानी 0 1 2 तक लूप चलेगा और वो तीनों वैल्यूज प्रिंट होंगी, यानी 1 2 3 प्रिंट होंगी। ठीक है, 0th पोजीशन पे 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 है और सेकंड पोजीशन पे 3 है, 3 वैल्यू प्रिंट होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन, क्या मैं इसमें एडवांस फॉर लूप यूज कर सकता हूँ इसमें, या फॉर ईच लूप जिसको कहते हैं हम, उसको यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काम के लिए? इस लूप की जगह, फॉर लूप की जगह एडवांस फॉर लूप हम यूज कर सकते हैं? कैसे करेंगे बताओ? एडवांस फॉर लूप तो फर्स्ट एलिमेंट से लेकर स्ट्रिंग लेंथ तक चलेगा ना, या अरे लेंथ तक चलेगा ना, हम तो बीच में ही रोक दे रहे हैं ना, हम तो कहीं भी रोक दे रहे हैं जो हमने पास करा वैल्यू, तो कैसे यूज करेंगे भाई? इंडेक्स वैल्यू हमने दे रखी है, हम इंडेक्स वैल्यू को यूज इसीलिए कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हम ये वाला कंस्ट्रक्ट यूज कर रहे हैं जिसमें इनिशियलाइजेशन होता है और कहाँ तक लूप चलना है वो होता है, और इंक्रीमेंटेशन होता है ना, मतलब कंडीशन चेक जो हो रहा है कि ठीक है आई बढ़ती जा रही है आपकी, राइट। तो ऐसी भी सिचुएशन है कि although advanced for loop is a very easy to use loop, ठीक है, एक्सेल लैंग्वेजेस में आपको मिलेगी, लेकिन कई बार उसकी जरूरत ऐसी भी होती है जहाँ पे आप उसको नहीं यूज कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बेसिकली ये आउटपुट आपको जो मिलेगा, ये क्या मिलेगा, एक तो a मिलेगा फ्रॉम, और ये क्या आ रहा है 1 2 आ रहा है। अच्छा, ये लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, आप लोगों को खुद ही पॉइंट आउट कर देना चाहिए था। तो लेस देन है मतलब वो रुक जाएगा x से पहले ही, यानी 2 से पहले ही रुक जाएगा, इंडेक्स पोजीशन 2 से पहले 0 1 का ही प्रिंट करेगा और 1 2 प्रिंट कर देगा, राइट, फाइन, क्लियर है, राइटली पॉइंटेड। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अगर मैं इसकी जगह 25 दे दूं, अब क्या होगा? छोड़ देगा। मैं अच्छा पहला वाला कर क्या रहा है, लूप नहीं चला रहा है। ठीक है, गलत सही कोई मतलब नहीं है, आप सीख रहे हो, कोई टेंशन नहीं, आप बोलो गलत सही कुछ भी बोलो। अगर आप गलत बोल रहे हो तो दिमाग में कुछ आपके रीजन है ना, फिर जब आप सही देखोगे तो वो रीजन आपका आपके मेमोरी में ऐसे परमानेंटली जाएगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो आपको। दिमाग चलना जरूरी है। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है कुछ प्रिंट ना करें, ठीक है, लेकिन ये कुछ अजीब बात नहीं है कि हम जितनी लेंथ है उससे ज्यादा चीज को मांग रहे हैं उससे, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई ना। अब तक हमने देखा जितने भी हमें एक्सेप्शंस मिले हैं वो इनपुट के ही गलत देने की वजह से मिले हैं, राइट। रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए पूरा स्टेप ट्रेस आपको मिला, कहाँ से, लाइन नंबर 8 से, लाइन नंबर 8 ये वाली है, राइट। और ये क्या आपको मिला था, नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कितना बड़ा क्लास नेम है, राइट। ये किस में है, जावा डॉट लैंग पैकेज में, इसका मतलब है इसको अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर हम इसको कैच ब्लॉक में यूज करेंगे तो, राइट। इंडेक्स 25 आउट ऑफ द बाउंड फॉर लेंथ 15, ये बता भी रहा है कि जो आपने स्ट्रिंग दे रखी है उसे नंबर ऑफ कैरेक्टर की जो लेंथ है इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस दैट इज 15, सो यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट लेंथ। सो नाम ही क्या बता रहा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है उसका इंडेक्स दैट इज आउट ऑफ द बाउंड ऑफ 15 एक्सेप्शन। नाम से समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हम क्या करें अब इसके लिए बताइए। ट्राई लगा दे, यहां से लेकर के यहां तक पूरे लगा देते हैं, ठीक है। और इसको कैच लगाते हैं, कैच, नाम क्या दे, प्रॉब्लम को हमें एग्जैक्टली मेंशन करनी पड़ेगी जिस प्रॉब्लम के लिए हम कर रहे हैं, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन,
दैट इज द टाइप ऑफ द क्लास, जस्ट लाइक अ मेथड का डिक्लेरेशन हम करते हैं, फिर साथ में वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा ex। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, system.out.println प्रिंट कर देते हैं ex डॉट गेट, कुछ है ex डॉट क्या है, सॉरी हम डबल कोट पे नहीं करने थे ना मुझे, ex डॉट गेट मैसेज करके देखते हैं क्या प्रिंट करता है, ठीक है, और रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, यानी दोबारा से हम इस मेथड को अब कॉल करेंगे विथ अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 0, यानी फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न कर दे हर हाल में। फाइन, एक कंडीशन बन गई कि अगर हम कोई इंडेक्स पोजीशन ऐसी दे रहे जो वैलिड नहीं है तो फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट कर दे। लास्ट करना चाहे तो लेंथ कैलकुलेट करे, लेंथ निकाल दे, लेंथ वेरिएबल, और लेंथ वेरिएबल निकाल करके उससे -1 कर ले, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर मिल जाए हमको, राइट। अब देखते हैं चला करके, एस मिल गया हमको, और मैसेज क्या आ रहा है, मैसेज कुछ आ रहा है, अच्छा मैसेज नहीं है, नहीं मेथड जो मैंने यूज करा है फॉर लेंथ 15, हाँ मैसेज मिल गया हमको, राइट। सो यू हैव सीन द अनदर यूज ऑफ ex कि आप उसके मैसेज को लॉग करना है तो आप पूरा स्टेप टेस्ट लॉग करके बस खाली कॉस्ट को आप करना चाहते थे लॉग, तो आपने उसको भी लॉग कर लिया, राइट। फाइन, कौन ये वाला क्यों नहीं चला भाई, इसमें क्यों नहीं गया भाई, जब एक्सेप्शन यहाँ आ गया तो लाइन नंबर 9 तो एक्सिक्यूट नहीं होगी ना, वो तो सीधे कैच ब्लॉक में आएगा ना। अभी जो पहले हम देखा, पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है, तो नहीं चलेगा वो। अगर आप चाहते हो ये भी चले तो इसको ट्राई में अलग करो, उसको ट्राई में अलग करो, 2 ट्राई ब्लॉक लगाओ, राइट। अगर वो भी आप करके देख लो, एक मिनट आप ऐसा करो, इसको ले आओ यहाँ से बाहर, कंट्रोल एक्स, राइट। अब इसको यहाँ लगाओ, ठीक है, अब दोबारा से रन कर लो, चला, क्लियर है ना कंसेप्ट, ठीक है, देख लो एक बार, तो एक बार बढ़ा करके देखें, बढ़ा देते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जानबूझ के इसको ऊपर भेज रहा हूँ फॉर सम पर्पस। ऊपर वाले का तुमने रेक्टिफाई कर लिया है, अब हम उसमें गलती दें चाहे कुछ भी करें वो सही हमको करके दे देगा रिजल्ट, राइट। दूसरे वाले का हमने बढ़ा दिया, से फॉर एग्जांपल 25 कर दिया अब की बार, तो जैसे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, यहाँ पे अरे स्ट्रिंग की जगह तो हमें मिलेगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, लेकिन उससे पहले ये 25 के लिए स्ट्रिंग एलिमेंट एट इंडेक्स मेथड कॉल होगा, वो रेक्टिफाई होगा, कैरेट 0 का जो एलिमेंट है वो प्रिंट कर देगा, कॉज आपको प्रिंट करेगा, क्या कॉज है गेट मैसेज से, है ना, वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद इसमें जाएगा ये, है ना, उसके बाद जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी नहीं जाएगा क्योंकि ये अंदर है, अगर ये एक्सेप्शन में नहीं जाता तो जाता, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस से हम ट्रू कर दे रहे हैं ताकि एक्सेप्शन में ना जाए, एक्सेप्शन थ्रो ना करे, वरना उसको मैं बाहर ही लिखना पड़ता, राइट। अब एक्सेप्शन में नहीं जाएगा, अब आपको ये मैसेज भी नहीं मिलेगा, इंडेक्स 25 आउट ऑफ बाउंड ऑफ लेंथ 15 भी नहीं मिलेगा, और साथ में आपको इंडेक्स 0 नहीं मिल करके बल्कि इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है क्या है, ए है, स्मॉल ए, वो मिलेगा आपको, राइट। फाइन, अरे वाले में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ए मिला 1 2 3 4 तक चला, अरे की पूरी लेंथ तक चला, उस लेंथ को चलने के बाद फिर प्रॉब्लम आई, है ना, फिर उसने क्या कहा इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड, 0 1 2 3 इंडेक्स तक चला, जहां 4 पे आप पहुंचे 4 ही एलिमेंट थे उसके अंदर 3 इंडेक्स तक, तो उसने क्या करा इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4, ठीक है, तो क्या फॉर लूप में इंडेक्स को 0 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। और एक्सेप्शन का नाम क्या है, java.lang.array index out of bound, यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह बस अरे हो गया और कुछ चेंज नहीं हुआ, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अभी भी है, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, राइट। और ये किस लाइन नंबर से आ रही है, एक्सेप्शन एग्जाम्पल इस लाइन से आ रही है, राइट। क्या नाम बेटा तुम्हारा, बताओ आदिल, क्या बताया अभी है, अरे वो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ बताओ क्या बताया मैंने, आगे आ जाओ।
यहाँ आ जाओ ना। अगर आपको इसका बैकग्राउंड ना भी पता होता ना, तो ये सिंपल सा कोड ऐसा है कि अगर आपको सी लैंग्वेज भी पता है तो आप समझ जाते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सुनना पड़ेगा पहले, समझ रहे? बहरहाल यहाँ तक क्लियर है। तो अगर अब हमें दोनों कंडीशन को हैंडल करना है, यानी अगर पहले वाले में गलती आए तो उसके लिए हैंडल हमने लगा रखा है, दूसरे वाला पहला वाला चल गया, दूसरे वाले में गलती आए उसके लिए हैंडल लगाना है, तो क्या करेंगे हम? एक और कैच लगा देंगे, ठीक है? कैच अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, सेम नाम EX दे देते हैं, राइट? और इसी मैसेज को उठा करके हम यहाँ प्रिंट कर दें, सेम यहाँ भी हम कॉस्ट को प्रिंट कर दे रहे हैं। और अब की बार हम क्या करेंगे, इसकी जगह हमने उठा करके क्या पास किया, 0 पास कर देते हैं, यानी पहला जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करके ये रुक जाए। लेस देन 0, लेस देन है ना, नहीं चलेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। चला के देख लेते, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा ना। देख लेते हैं। हाँ बताओ क्या हुआ? सही हुआ है। देखो इस कोड में और इस कोड में एक डिफरेंस है। इस कोड में सिंगल लाइन स्टेटमेंट कोड है, इसमें जो कोड है 4 लाइन चल रहा है, लूप में चल रहा है। तो पहले तो 0 1 2 3 के लिए तो काम करेगा वो, 4th में प्रॉब्लम आई है ना, प्रॉब्लम 4 में आई है ना, और 4 में प्रॉब्लम आने के बाद वो क्या आएगा, इसके अंदर आएगा। तो एक्सेप्शन का उसने स्टैक ट्रेस प्रिंट नहीं करा, मैसेज देगा, मैसेज देने के बाद फिर वो फिर से प्रिंट कर देगा, 0th एलिमेंट को प्रिंट करने की कोशिश उसको करना चाहिए, यानी उसको कॉल करना चाहिए, लेकिन चूंकि लेस देन है इसलिए वहां नहीं गया, वो सिर्फ उतने में ही रुक गया। यानी यहाँ पे हमको अगर चाहते हैं हम प्रिंट हो, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 लगाना पड़ेगा, लॉजिक की वजह से, not because of the problem of any technical problem, but because of the logic, ठीक है? अब आपको सही मिल जाएगा आउटपुट, सही है? एनी डाउट्स? क्लियर है? फाइन। अब सिचुएशन अज्यूम करो, यहाँ पे 25 होता और यहाँ भी 25 होता, अब क्या आउटपुट आएगा? जितना दिमाग को आप रगड़ेंगे ना उतना शार्प होगा। दोनों होंगे, चलेगा? प्रॉब्लम आएगी किस लाइन में? प्रॉब्लम आएगी लाइन नंबर 8 में। जब लाइन नंबर 8 में आई तो लाइन नंबर 9 खत्म, कंट्रोल वापस तो आएगा नहीं, निकल गया आगे। अब ये किसी एक में ही इंटर करेगा, तो किस में इंटर करेगा? इसकी प्रॉब्लम स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वाली प्रॉब्लम है, उससे मैच कर रहा है, ठीक है? अगर ये नीचे होता तब भी इसमें इंटर करता। अगर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक ऊपर होता और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक नीचे होता, तो भी वो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के ही कैच ब्लॉक में इंटर करता, क्योंकि उसी से मैच कर रही है प्रॉब्लम इसकी, राइट? उससे मैच कर रही है। अच्छा, मैच करती फिर क्या करता है, इसके अंदर मैसेज को प्रिंट करता, मैसेज प्रिंट करने के बाद 0th इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट करता, ये कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, है ना, और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर जाता। समझ में आ गई बात? या तो दोनों अलग अलग ट्राई करते हैं, दोनों अलग अलग ट्राई करते हैं, ठीक है, तब चलता। अब ये भी एक सिचुएशन समझ में आई ना कि दोनों अगर कर सकता है, और दोनों को आपको अगर एक की प्रॉब्लम आने के बाद उसको हैंडल करने के बाद दूसरा भी अगर चलना चाहिए, ठीक है, दोनों रिलेटेड कोड नहीं है, दोनों रिलेटेड कोड नहीं है, तो एक ट्राई ब्लॉक में नहीं रखेंगे आप। एक रीजन ये भी होता है एक ही ट्राई ब्लॉक के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने का, क्योंकि ये तब होता है जब अगर एक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ गई तो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट नहीं चलने चाहिए। जैसे डिवाइड बाय जीरो एरर में जो कंप्यूटेशन की प्रॉब्लम थी, हाँ, उसको दोबारा से आप कैश में दोबारा से लिख रहे हैं, तो उसको आप ग्रुप करेंगे ट्राई में। अदरवाइज दो एकदम इंटायरली डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, तो उनको ग्रुप करना सेंस नहीं बनाता है। वी आर डूइंग हियर फॉर जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस एंड टू लर्न थिंग्स, ठीक है? आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज नोटिस करिए,
इन दोनों में कितना फर्क है क्लास के नाम में? बस खाली स्ट्रिंग और अरे का फर्क है दोनों इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जरा देख लें ये बात जो मैं कह रहा हूँ कितनी हद तक सही है। ये क्लास मैंने खोला, देखिए स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को क्लास को खोला, इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी इसका पेरेंट क्लास क्या है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है ना गाइस? क्लियर है? अगेन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को खोला, इसका पेरेंट क्लास भी क्या है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। तो जैसे एनिमल क्लास पेरेंट क्लास था, कैट उसका चाइल्ड क्लास था और लाइन उसका चाइल्ड क्लास था, उसी तरह इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या है? पेरेंट क्लास है और उसके दो चाइल्ड क्लासेस क्या है? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एक बात क्लियर हो गई? फिर जिस तरह से एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू लॉयन कह सकते थे और एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू कैट भी कह सकते थे, बिकॉज एनिमल इज द सुपर टाइप, उसी तरीके से अगर हम चाहें तो इस कोड को ऐसे लिख सकते हैं, कैच में एक कैच लगा दें, ठीक है, और अभी हम रिजॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, सिंपली हम इसको कहें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का वेरिएबल EX, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम स्ट्रिंग एलिमेंट एट इंडेक्स की वजह से आ रही, जो कि अभी होगी, उसके बाद ये लाइन नंबर 9 एक्सिक्यूट नहीं होगी, 8 ही एक्सिक्यूट होगी, उस कंडीशन में जो मैसेज आएगा वो क्या आएगा? स्ट्रिंग के लिए आएगा, राइट? चला के आप देख लीजिए, इंडेक्स 25 आउट ऑफ बाउंड ऑफ लेंथ 15, ठीक है। अगर ये सही होता तब क्या करता? 1 2 3 प्रिंट करता, 4 प्लस प्रिंट करता, उसके बाद आपको ये मैसेज आती है ना कि आप समझ रहे हैं कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? ए तो प्रिंट होगा, पहला वाला फंक्शन कॉल हो रहा है सक्सेसफुली, वो प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2 3 4 तक जो कि लूप में चल रहा है, लूप में चलने के 4 बार चलने के बाद एक्सेप्शन आ रहा है, तो एक्सेप्शन एक्चुअली लूप के अंदर से आ रहा है, जो कि फंक्शन पे ट्रांसमिट हो रहा है, फंक्शन से उसके कॉलर यानी मेन मेथड पे ट्रांसमिट हो रहा है ना। मेन मेथड के अंदर आपने कैच ब्लॉक लगा रखा है, फाइन, फिर उसके कैच ब्लॉक में इंटर कर रहा है, तब जाके इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4 कह रहा है आपको। क्लियर है? ठीक है, हो सकता है आपको दोबारा भी रिपीट करके लेक्चर देखना पड़े, क्योंकि एक फास्ट पेस में हम कर रहे हैं ना। तो इसमें जितने और जैसे अगर एडमिट के हो है तो वो सारे हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो जाएंगे कि जो कुछ और एरर भी आ रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे ऐसे। दो तरह के एरर को हमने, दो तरह के एक्सेप्शन को कंबाइन कर दिया। टू चाइल्ड क्लासेस थे, राइट? अगर इनके और भी चाइल्ड क्लासेस होंगी, जैसे अगर आप देखना चाहो, अभी हमने क्या करा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लगाया ना, इस पे जाओ, इसकी देखो टाइप हायरार्की देखो इसके कितने चाइल्ड हैं? स्ट्रिंग है, अरे है, दो और है। अगर इनमें से चारों में से कोई होता, मेथड टू लार्ज एक्सेप्शन किसी कंडीशन में होता होगा, ठीक है, मेथड को स्टैक में हो सकता है इतना लंबा मेथड हो कि स्टैक में उसको डाला ही नहीं जा सके, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है, उस कंडीशन में ये एक्सेप्शन हो सकता आ रहा हो, राइट? तो जितने भी इस तरह के सब क्लासेस हैं उन सबको ये हैंडल कर लेगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। फिलहाल 4 दिख रहे हैं हमको, राइट? करेक्ट? एनीथिंग एल्स? ठीक है, ओके फाइन। एग्जाम्पल 3। अच्छा, पहले आगे बढ़ने से पहले एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, देखिए एक बहुत कॉमन सा एक्सेप्शन जो आपको हम दिखता रहेगा, ये इस कोड को देखिए, ठीक है, इस लाइन की जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, ARR7, इसकी भी लाइन जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसे हटा दिया मैंने, इसको भी चलिए कमेंट में डाल देता हूँ। सेम रिपीट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट जो आप ARR के साथ करेंगे। अच्छा सॉरी, स्ट्रिंग में लगा रखा है, इसको कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। अगर ये s की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज न की होती, s इज व्हाट, स्ट्रिंग, राइट, इनिशियलाइज नहीं की होती, तो क्या प्रॉब्लम आएगी?
ये इंस्टेंस वेरिएबल है या मेथड लोकल वेरिएबल है? मेथड लोकल वेरिएबल है, मेन के अंदर डिफाइंड है, मेन के अंदर डिफाइंड है, मेथड लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। तो जब कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन इनिशियली नहीं की जाती है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप पिक नहीं करता है, रूल आपको बता चुका हूँ। तो ये एरर क्या दे रहा होगा? एरर दे रहा होगा, देखिए, द लोकल वेरिएबल एस मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। तो या तो आप इसको कहिए नल, तो ये उसका डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये इंस्टेंस वेरिएबल होता तो प्रॉब्लम नहीं होती हमारे पास। लेट मी पुट इट हियर आउटसाइड द मेन मेथड, ठीक है। तो इसको सेव करिए। अब क्या कह रहा है ये? वो भी स्टैटिक होने की क्लास और करता है और ऑब्जेक्ट बना। ओके, इसको आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा, क्लास का नाम नल पॉइंटर एक्सेप्शन डेमो, ठीक है, डेमो इक्वल टू न्यू, सॉरी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन डेमो, ऑब्जेक्ट बना। अब क्या करें, यहाँ कैसे यूज करें? डेमो डॉट एस, थोड़ा सा वियर्ड सा लगा, डेमो डॉट एस डॉट, राइट। डेमो खुद ऑब्जेक्ट है, डिफरेंस वेरिएबल है, उसके अंदर क्या है डिफाइंड है, एस, एक अलग डिफरेंस वेरिएबल जो अगेन स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। उस स्ट्रिंग क्लास का जो मेथड है कैरेट है, जिसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं देखने में आता है, इसलिए थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, अदरवाइज इट्स परफेक्टली ऑलराइट, ठीक है, सही है गैस। ये बातें जो अभी है ये स्पेसिफिक टू लैंग्वेज नहीं है, सी प्लस तो सी शार्प सब में सेम रहेगा आपका, राइट। क्या हुआ? java.lang. null pointer exception कैन नॉट इन्वोक, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग क्लास का कैरेट मेथड ऑफ फॉरएवर whatever index position that you have passed in terms of integer, ठीक है, because demo.s is null, डेमो के अंदर जो s नाम का वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है वो नल है। तो किसी भी ऐसे वेरिएबल पे जिसकी वैल्यू नल हो उस पर अगर आप कोई मेथड इन्वोक करने की कोशिश करेंगे या उसके किसी भी फील्ड को एसेस करने की कोशिश करेंगे, फील्ड का मतलब कांस्टेंट भी वेरिएबल भी, कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर होता है, फाइनल से डिक्लेयर होता है, ठीक है, एसेस करने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स विजिबल होगा तो ही एसेस करने की कोशिश कर पाएंगे आप। तो उसमें क्या आपको मिलेगा, जो एक्सेप्शन मिलेगा वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा, वो कहेगा कि भाई ये जिसको आप एसेस करना चाह रहे हैं उसका मैं कैरेक्टर किसी एक इंडेक्स पोजीशन में फाइंड ही नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट अभी नल है, इंस्टेंस वेरिएबल है तो बाय डिफॉल्ट इट्स अ नल, इट्स सेम एज राइटिंग लाइक दिस, ठीक है, उसको मिल गया था। मेथड लोकल में ऐसा नहीं था, मेथड लोकल में हमें एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ रहा था वरना कंपाइल नहीं हो रहा था कोड, वह कोड कंपाइलेशन ही प्रॉब्लम कर दे रहा था, राइट, फाइन। अगर इसको हमने कोई वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल अंदर डबल कोड से हेलो, तो अब हमें क्या आउटपुट मिलेगा, अभी एक्सेप्शन मिल जाएगी, राइट, क्योंकि 0 इंडेक्स पोजीशन पे h है, 1 2 3 4 नहीं चलेगा, राइट। अगर मान लीजिए हेलो वर्ल्ड लिख दिया तब क्या होगा, स्पेस मिल जाएगा, तो स्पेस थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, मान लो हम ज्वाइन कर देते हैं तो w मिलना चाहिए, राइट, लेट्स सी, फाइन, द कैरेक्टर इंडेक्स 5 इज w, ठीक है, क्या तो क्लियर है। अब आते हैं, इंटीजर होता मतलब इंटीजर जोड़ता मैं इसको इंटीजर फिर भी वो नीचे एरर देता, इंटीजर तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 लेता है ना, इंटीजर पे तुम इंडेक्स पोजीशन कैसे फाइंड आउट करोगे, इंटीजर प्रिमिटिव टाइप है ना, कोई ऑब्जेक्ट छोड़ना है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन तब आता है ना जब किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल पे कोई मेथड या वेरिएबल को आप या फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कोई वैल्यू नहीं देते क्योंकि आपने बताया था कि ऑटोमेटिकली ये वैल्यू या फिर उसको 0 बाय डिफॉल्ट दिखाता है वो, तो जैसे मेथड में आप देता है उसे इंटीजर करके तो फिर वो एरर देता ही नहीं। आप ये कहना चाह रहे हो
मैंने यहाँ पे इंट x करा, राइट, बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू 0 हो गई। क्या मैं x पे कोई मेथड कॉल कर सकता हूँ क्या? x नहीं कॉल कर सकता ना, x पे नहीं कॉल कर सकता मैं, क्योंकि x प्रिमिटिव टाइप है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि x की जगह इंटीजर है तब ये सेंस बनाता, इंटीजर x। लेकिन अब ये क्या होता, ये नल होता, यू विल गेट द सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कहता डेमो डॉट एक्स डॉट इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर तो मिलेगा नहीं उसपे किसी इंडेक्स पोजीशन पे। क्या मेथड उसमें अवेलेबल है देख लीजिए। आप उसकी चाहते हैं फ्लोट वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, अगर 5 वैल्यू होती तो 5 की फ्लोट वैल्यू 5.0 होती, ये आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आप देखो रन करके देख लो क्या हो रहा है। सेम, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है ना बाय डिफॉल्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। अगर इंट होता तो 0 होती है ना। मेथड तो आप ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे या फील्ड की वैल्यू एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट की ना, राइट। क्लियर है कि नहीं अर्शद? ठीक है, ठीक है यहाँ तक, ओके। लेक्चर है अभी, ठीक है, चलो 1 ही घंटा टाइम दिया तुम लोगों ने मुझे। Okay guys, no problem. So I'm going to stop the lecture here. But listen, for your summer vacation, for both MSc batch के स्टूडेंट है यहाँ पर, आप है ना, आप दोनों हैं, MSc बैच एंड MCA बैच, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा विच विल बी एन असाइनमेंट। आई विल गिव यू 2-3 लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, माई ओन लेक्चर्स, क्लास लेक्चर्स, क्योंकि देखिए आपके आने के बाद क्या होगा, सेकंड सेशन फॉरन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड सेशन आने के बाद, अच्छा आपकी लैब, let me just put off the recording first and then we should talk.